डॉक्टर सुमित, वेलकम टू आवर शो। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपने दांतों का। मसूड़ों के अंदर सूजन है, वो प्रेगनेंसी के अंदर इतने हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं तो इंसान को ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी कि उसके दांत लूज हो गए हैं। एक डेंटिस्ट के पास जाके एक चेकअप करवाना है, कोई भी कैविटी आपको ठीक करवानी है या फिर कोई भी आपका प्रोसीजर होना है, वो आपको सारी चीज़ें ठीक करवानी है। आप नॉर्मल ब्रशिंग करिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से करते हैं तो दांत घिस जाते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। डॉक्टर सुमित, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर सुमित, जब हम अपनी ओरल हेल्थ की बात करते हैं, डेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए हम ये समझना चाहेंगे कि हमारी ओवरऑल फिटनेस में कितना रोल होता है हमारी ओरल हेल्थ का। हमारी ओवरऑल हेल्थ में हमारा मौखिक का जो स्वास्थ्य होता है हमारा, तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। बिकॉज जो हमारा ओरल कैविटी है, इट इज़ द मिरर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। वो आपका दर्पण है। अगर आपका मुंह स्वस्थ है तो आपकी ओवरऑल बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। तो जब हम ओरल हेल्थ की बात करते हैं, हम स्वस्थ दांतों की बात करते हैं, पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इन कई तरीके की डिजीज़ से परेशान रहते हैं। हमारे मुंह से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आम तौर पर किस तरीके की वो दिक्कतें होती हैं जो आपको अपने पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं? सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो दिक्कत देखने को मिलती है वो है सबसे पहली चीज़ डेंटल अवेयरनेस। डेंटल अवेयरनेस हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। बिकॉज जब भी हम देखते हैं तो हर इंसान के मुंह में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। जिसमें से सबसे पहली चीज़ होती है हैलिटोसिस, मुंह से बदबू आना, है ना। आप ढंग से स्माइल कर नहीं पाते, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। आपके दांत हिल रहे हैं, आपको दांतों की सेंसिटिविटी हो रही है, कैविटी हो रही है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही आप अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर पाएंगे। डॉक्टर, जब हम ओरल हेल्थ की बात करते हैं, आपने अभी बताया कि ये दिक्कतें हैं कि अवेयरनेस की कमी है अगर देखा जाए लोगों में। उसके अलावा मतलब क्योंकि ये अवेयरनेस की कमी है तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो किस किस तरीके की ओरल प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंसान को अगर ध्यान ना रखा जाए? अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे दांत को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होगी कि उसके दांत बचेंगे ही नहीं। बिकॉज अगर दांत रहेंगे नहीं तो वो ढंग से ना तो खाना खा पाएंगे और ना अपनी हेल्थ पे ध्यान रख पाएंगे। तो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है डेंटल कैरीज, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में सड़न पैदा होना। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें हर 6 महीने में या फिर हर 3 महीने में एक डेंटिस्ट को विजिट करें और फिर जो भी आपके दांतों की समस्या है एक जनरलाइज चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपके अंदर या तो हैलिटोसिस हो रही है, मुंह से बदबू आ रही है, या फिर कोई आपको सेंसिटिविटी हो रही है, ठंडा या गर्म की शिकायत हो रही है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको डेंटिस्ट पे विजिट करना बहुत अनिवार्य हो जाता है उस समय। यहाँ पर अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें, अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखें तो हमारे यहाँ बहुत मीठा भी खाना पसंद किया जाता है, गरम भी खाते हैं, ठंडा भी खाते हैं, और उसके अलावा कई तरह के ऐसे पकवान होते हैं जिसको कहा जाता है कि शायद वो हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाएं। तो ऐसे ईटिंग हैबिट्स को अगर हम देखें तो कितना नुकसान पहुँचता है हमारे दांतों को और किन चीज़ों को पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहिए? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बिकॉज इंडियंस की हैबिट है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने शुगर खाना है, आपको बहुत देर पे चाय पीनी है, आपको शुगर में जैसे आपका मिठाई वगैरह हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा जैसे शुगर इनटेक बहुत लंबे समय तक आप खा रहे हैं, बहुत जो फंसी हुई है दांतों के बीच में और वो साफ़ नहीं हो पा रही है, तो उससे एसिड प्रोड्यूस होकर आपके दांतों को हानि पहुंचती है, जिससे आपको कैविटी लगती है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जितने भी शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, स्वीट्स हो, वेदर इट बी च्युइंग गम, वेदर इट बी कोई भी चाय हो, कॉफ़ी हो, जो भी बहुत लंबे समय तक आपके दांतों में रहती है, तो उससे आपको ओरल कैविटी में नुकसान होने का खतरा होता है। ओके, अगर बच्चों की यहाँ पर बात करें, क्योंकि आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के दांतों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे, क्योंकि आजकल हम जिस तरीके से देखते हैं बच्चों को चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है और अभी इजीली अवेलेबल है, तो बच्चे
बहुत सारी स्वीट डिशेस उनके पास अवेलेबल होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हम बढ़ गए हैं आगे, उसका चलन चल पड़ा है। तो ऐसे में बच्चों के दांतों की सेहत का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, क्योंकि वही होता है ना कि नींव मजबूत होगी तभी आगे चल के इंसान स्वस्थ रहेगा। तो वो दांत जो बचपन में बच्चों के ख़राब हो रहे हैं, उसको ख़राब होने से कैसे बचाया जाए? जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। इसके अंदर जो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है वो एक न्यूबॉर्न बेबी से स्टार्ट होती है। ये नहीं कि उसके अंदर वो अडल्टहुड पे आके कोई ऐसी हैबिट चेंज करेगा जिसकी वजह से उसका मौखिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। उसको पहले से ही ऐसे ट्रेन करना होता है कि वो आगे जाके वो हैबिट्स वैसी ही रहे। तो जैसे ही 2 से 2.5 साल के बीच में सारे बच्चों के दांत आ जाते हैं जो डेसिडस दांत होते हैं, जो उसके दूध के दांत होते हैं। तो जनरली जब हम लैक्टेशन पीरियड होता है, जैसे कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बहुत बार निप्पल यूज करते हैं, पेसिफायर्स यूज करते हैं, बॉटल्स यूज करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा यूज करने से उनको नर्सिंग बॉटल कैरीज हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस निप्पल लगा के रात में सो जाते हैं, वो शुगर में कोट करके उसको कोई भी चीज़ लगे तो बच्चा वो चूसता रहता है रात भर। जब आप मिल्क देते हैं तो वो बॉटल से फीड करा रहा होता है, वो है ना, बॉटल से वो अपना पूरा वो न्यूट्रिशन ले रहा होता है। तो उस केसेस के अंदर नर्सिंग बॉटल कैरीज नामक एक बीमारी है जो वो होती है, जिससे सारे दांत बच्चे के खराब हो जाते हैं। तो एक तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, उसको दर्द होता ही रहेगा। तो हमें उस चीज़ के लिए केयरफुल होना होता है कि एक तो सिर्फ 1 से 1.5 साल तक ही मैक्सिमम हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको वीनिंग करवाना होता है, बच्चे का दूध छुड़वाना होता है और उसे एक हेल्दी डाइट पे स्विच करना होता है। जैसे ही अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे फास्ट फूड, जंक फूड, चॉकलेट्स, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना होता है। अगर वो खा भी रहा है और तो एटलीस्ट उसे दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। लेकिन एक हेल्दी ब्रश करना भी एक अलग टेक्निक होती है, तो वो पेरेंट्स को ही सिखाना होता है। तो ये जो ग्रूमिंग होती है जी, तो वो बचपन से ही स्टार्ट होती है और वो अडल्टहुड में फिर वो आगे जाके देखिए। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बच्चे को सेल्फ वीनिंग पे लाना ज़रूरी है। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उनकी जो वो हैबिट्स हैं पेसिफायर्स और निपल्स की, वो हैबिट उनकी छुड़वा देनी चाहिए। और 2 टाइम्स अ डे ब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ब्रशिंग की बात कर रहे हैं हम, बच्चों को ब्रश कराना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? और ये नहीं समझ में आता पेरेंट्स को कि बच्चे के लिए किस टाइप की टूथब्रश यूज़ होनी चाहिए, कैसा टूथपेस्ट यूज़ होना चाहिए ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे। जी, एक तो बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट आता है और एक टूथब्रश आता है। जो टूथब्रश होता है वो एकदम छोटे हेड वाला होता है, स्मॉल साइड हेड वाला होता है टूथब्रश, तो उसको यूज़ करना चाहिए। टूथपेस्ट जो होता है वो स्पेसिफिकली आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है 1 ppm के अंडर, उसे वो यूज़ करते हैं। ताकि जो उसके अंदर कैविटी से लड़ने की जो क्षमता है उसकी रेजिस्टेंस आ जाती है, वो अच्छे से लड़ पाता है। जो भी बैक्टीरिया आएंगे वो उसे डैमेज नहीं करेंगे दांत को। तो एक तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट और एक स्मॉल साइज हेड वाला टूथब्रश यूज़ करना चाहिए बच्चे को। और बच्चे की आदत होती है कि वो बहुत जल्दी छोड़ देता है ब्रश करना। तो पेरेंट्स को ये चीज़ सिखानी है कि आपको 2 मिनट कम से कम ब्रश करना है और धीरे धीरे गोल मोशन के अंदर उसको ब्रश करने की आदत डलवानी है। आप उन्हें सिखाएंगे तो वो फिर 2 मिनट आराम से करेगा। अगर आप उसे स्ट्रेस अपॉन नहीं करेंगे तो फिर वो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेगा और उसके दांत साफ नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके बच्चे के दांत स्वस्थ रहेंगे, अभी से स्वस्थ रहेंगे तो आगे चलकर वो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर, यहाँ अगर हम ओरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ओरल हेल्थ में टंग क्लीनिंग की भी बात आती है। तो टंग को क्लीन करना कितना ज़रूरी है? और अगेन इसमें भी कई सारे मिथ्स हैं और बहुत जिसे कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन है कि कैसे उसको क्लीन करना है या क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप क्लीन हो जाती है। तो एज अ डेंटिस्ट आप क्या, एज अ एक्सपर्ट आप क्या प्रेफर करते हैं, क्या रेफ़र करते हैं? जो हमारी टंग है वो भी हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
और उसको क्लीन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जितना कि आपके दांतों को क्लीन रखना ज़रूरी है। टंग क्लीन करने के लिए प्रोफेशनली अप्लाइड, जैसे कि आजकल टूथब्रशेस के अंदर ऐसा आने लग गया है कि एक जगह से तो आप अपने दांतों में ब्रश कर रहे हैं और दूसरे उसके पीछे वाली साइड पे ही ऐसे रफ सरफेस होता है जो आपके स्पेशली आपके जीभ को क्लीन करने के लिए होता है। या फिर मैंने देखा है बहुत से लोग जीबिया यूज़ करते हैं। जीबिया इज अ मेटल करके एक स्ट्रिप आती है जिसे आप जीभ से ऐसे करके साफ करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में हानिकारक हो जाती है। अगर आप टूथब्रश के पीछे वाली साइड पे जब आप उसे क्लीन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आप जब जीबिया यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जीबिया से आगे जाके टंग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हो जाती है। टेस्ट बर्ड्स के अंदर थोड़ा सा नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाता है, उसे टेस्ट सेंसेशन भी जा सकती है। तो इसलिए जीबिया का इस्तेमाल कम करें, जो टूथब्रश के पीछे वाला पार्ट है उसे आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टंग को साफ रखने के। ओके, तो यहाँ पर अगेन ये ध्यान देने वाली बात है कि टंग क्लीनर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ना करते हुए जो आपके टूथब्रश के बैक साइड पर जो अवेलेबल चीज़ होती है आप उससे अपनी टंग को क्लीन करेंगे तो आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, टंग भी सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर, यहाँ बढ़ते हैं हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की तरफ। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपने दांतों का, तो क्यों ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या वो बदलाव आते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ जाती है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बिकॉज हम डेंटल ट्रीटमेंट या फिर डेंटल अवेयरनेस सिर्फ एक अडल्टहुड या फिर एक चाइल्ड के ऊपर ही बात करते हैं। कभी भी हम एक प्रेग्नेंट या फिर गर्भवती महिला के बारे में उसे कैसे डेंटल केयर करनी है उसके लिए आजकल बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। तो मैं एज पर से डेंटल केयर और प्रेगनेंसी, मौखिक स्वास्थ्य और प्रेगनेंसी कैसे कैसे करनी होती है। सबसे पहली चीज़ तो इसे 3 भाग में हम डिवाइड करेंगे। ओके। पहला है प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर। ओके, ठीक है ना? ठीक तो है। जब आपको पता है कि आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं और आप प्रेगनेंसी में जाने वाले हैं, तो उससे पहले आपको एक जनरलाइज ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपका ओरल एग्जामिनेशन, दांतों का जांच भी होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिसमें गम्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए हमें ओरल एग्जामिनेशन में एक प्रोफेशनली दांतों की सफाई होती है जिसे हम बोलते हैं ओरल प्रोफाइलैक्सिस, दांतों का साफ करने वाली प्रक्रिया। तो उसे हमने वो करवानी है, बिकॉज जब भी आप वो दांत साफ रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी बॉडी प्रेगनेंसी में जाती है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन, वो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। उससे आपका डायरेक्टली संबंध होता है आपके मसूड़ों का। तो जो मसूड़े होते हैं वो वहाँ पे सूज जाते हैं और आपको आगे जाके दिक्कत आने लगती है। ये पार्ट हुआ सिर्फ आपके मसूड़ों का। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि दांत के अंदर अगर कोई कैविटी है, कोई बहुत ज्यादा सड़न वाला दांत है, तो वो आगे जाके आपको प्रेगनेंसी के बीच में तंग करेगा। तो उसके अंदर हमें कैविटी फिलिंग करनी पड़ती है ना, और फिर उसके अंदर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर नस का इलाज जिसे हम बोलते हैं वो करना पड़ता है। लेकिन वो बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक होता है जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं। तो बिफोर प्रेगनेंसी आपको सबसे पहले अपना एक डेंटिस्ट के पास जाके एक चेकअप करवाना है। कोई भी कैविटी आपको ठीक करवानी है या फिर कोई भी आपका प्रोसीजर होना है, वो आपको सारी चीज़ें ठीक करवानी है। अब हम दूसरे भाग में आते हैं, जब आप प्रेगनेंसी में हैं जी, तो उसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब कि पहले तीसरे महीना, बीच का महीना और सबसे लास्ट का महीना। तो जो पहले के 3 महीने होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्दी डाइट खानी होती है अपने बच्चे के लिए, फीटस के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर आपको हेल्दी, अगर आपके दांत रहेंगे तभी आप हेल्दी लाइफ उसको दे पाएंगे, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके अंदर एक चीज़ और होती है, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। अगर आपने बिफोर आपने दांतों की सफाई नहीं करवाई तो मोस्टली 60 to 70% वुमेन के अंदर जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर
उनके जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर जब वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो वो डायरेक्टली फीटस को, आपके बेबी को अफेक्ट करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको उसको साफ सफाई रखनी है। ओके। बाय चांस अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको मसूड़ों में सूजन आ रही है या फिर आपके मसूड़ों में से खून निकल रहा है, तो हम सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी डेंटल प्रोसीजर आप करवाएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में होना चाहिए, मतलब कि 4 से 6 महीने के बीच वाला पीरियड में। ओके। और मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के अंदर जैसे कि एक वुमेन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है ना, तो उस समय वॉमिटिंग करने के तुरंत बाद आपको ब्रश नहीं करना होता है प्रेगनेंसी में। ओके। अगर आप तुरंत बाद आप अगर ब्रश करेंगे तो जो पेट से निकला जो एसिड है वो आपके दांतों पे लगा हुआ होता है। अच्छा। तो आप तुरंत बाद अगर ब्रश करेंगे तो आपका जो इनेमल है, सबसे जो बाहर वाला सतह है, वो आपका घिस जाएगा और आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है तो सबसे पहले आप अपने मुंह को साफ करिए नॉर्मल प्लेन वाटर से। ठीक है। उसके बाद फिर उसके कोई भी माउथ वॉश यूज करिए और फिर एटलीस्ट हाफ एन आवर वेट करने के बाद फिर आप उसको ब्रशिंग हैबिट करें। ओके। अगर पोस्ट प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं तो तब भी ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद हमारे गम्स कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ये बात कहाँ तक सही है और पोस्ट प्रेगनेंसी किस तरीके से केयर करनी चाहिए? कभी भी पोस्ट प्रेगनेंसी दांत कमज़ोर नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो मसूड़ों के अंदर सूजन है वो प्रेगनेंसी के अंदर इतने हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं तो इंसान को ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी कि उसके दांत लूज हो गए हैं। तो जब भी पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करेंगे हम तो दांत कभी भी उसके लूज नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर के अंदर जो भी महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसके अंदर उसकी मेडिकेशन का ज़रूर ख्याल करना होता है। बिकॉज जब भी महिला अगर कोई मेडिकेशन पे है, कोई दवाइयों पे है, तो वो बच्चे को असर डाल सकता है। तो स्पेसिफिकली हमें एंटीबायोटिक्स से दूर रहना है अगर इंडिकेटेड नहीं है तो। और हमें जो भी हम पेन किलर्स खाते हैं, दर्द की दवाई खाते हैं, वो बच्चे को सीधा किडनी पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम पोस्ट प्रेगनेंसी के अंदर अगर किसी भी महिला को बॉडी में पेन हो रहा है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ सूट करती हैं। क्योंकि अगर हम सीधा पेन किलर खाएंगे तो उसके अंदर बच्चे की किडनी पे असर रह सकता है। जैसे हमने ब्रूफेन खा ली या फिर कोई भी हमने ड्रग खा ली, तो जब भी बच्चा दूध पिएगा तो वो दूध के रास्ते से बच्चे की किडनी में जा सकता है। तो हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है इसमें। ओके। तो यानी कि पोस्ट प्रेगनेंसी हमें केयर उतनी ही अच्छे से करनी है और ब्रश कर सकते हैं। वो एक मिथ है कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, गम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी ब्रशिंग नहीं करनी है कुछ टाइम तक। तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि ब्रश करने से कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल, बल्कि ब्रश तो आपको करना ही करना है। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, चाहे आप प्रेग्नेंट हो, चाहे आप प्रेगनेंसी ना हो, चाहे आपको कोई भी डिजीज़ हो, चाहे आप हेल्दी हो, लेकिन आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है। स्पेशली एट नाइट, रात को सोने से पहले आपको ब्रश करना है। वो आपके गम्स को, आपके टीथ को हेल्दी ही रखेंगे। ओके। डॉक्टर, यहाँ पर हमने बात कर ली किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके की डिजीज़ेज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैसे ख्याल रखना है, ये भी हमने बात कर ली। अब चलते चलते आपसे आखिरी वो टिप्स लेना चाहेंगे हम कि किस तरीके से हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें। ओवरऑल सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी की बात ना करके, सिर्फ बच्चों की बात ना करके, सिर्फ बुजुर्गों की बात ना करके, हर किसी के लिए वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, क्या वो तरीका होना चाहिए जिससे हमारे दांत हमेशा हेल्दी रहेंगे और ओरल हेल्थ मेंटेन रहेगी? सबसे पहली चीज़ तो आपको एक तो दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना है। ओके। दूसरी चीज़ आती है फ्लॉसिंग। दांतों के अंदर बीच में जो स्पेस होता है तो आपका वो फ्लॉसिंग से एक धागा होता है जिसमें हम साफ सफाई रखते हैं। उस धागे को हम हाथ के अंदर पिरो के और फिर दांतों के बीच में हम साफ सफाई करते हैं। ओके। तीसरी चीज़ ये कि हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। ओके। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट के अंदर एक
जो कैल्शियम रिप्लेस होकर फ्लोराइड आयन जब दांतों के अंदर आता है वो दांत को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, तो आपकी कैविटी होने की जो प्रोसेस है वो हॉल्ट कर देता है। ओके। चौथी चीज़ ये कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो एटलीस्ट कुल्ला करिए। अगर वो बहुत लंबे समय तक खाना मुंह के अंदर रहेगा, वो अगर फंसा रहेगा, कोई भी स्टिकी पार्ट रहेगा, तो उसके अंदर कैविटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अवॉइड करें कि आप बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। प्लस उसके अंदर आप अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और वो बहुत लंबे समय तक फंसा हुआ है, तो वो आपको कैविटी ज़रूर करेगा दांतों में। Okay. मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक ये मिथ भी है कि जैसे आप दांत निकलवाते हैं तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दांत निकलवाने से दांत कमज़ोर नहीं होता है। Okay. बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम बहुत ज़ोर से ब्रश करेंगे तो बहुत अच्छे क्लीन होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नॉर्मल ब्रशिंग करिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से करते हैं तो दांत घिस जाते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। आपको वो इफ़ेक्ट 1-2 साल में नहीं 10 साल बाद पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा कि मेरे को सेंसिटिविटी हो गई स्टार्ट, क्योंकि आपने एक ही साइड से बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ ब्रश करा। राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोर से ब्रश नहीं करना है। आप नॉर्मल आप ब्रश करिए 2 से 2.5 मिनट। राइट। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ये इतनी अहम जानकारी हमको आज मिली, क्योंकि हम लोग अपने ऊपरी तौर से हम अपना ख्याल रख लेते हैं, हमें खांसी जुकाम होता है उसके लिए भी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन डेंटल हेल्थ पर हम ध्यान नहीं देते, हम उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। पर ये जो जानकारी है ये बहुत अहम है और अगर इस पर अमल करेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।